तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो रूट लोकस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, पोल से स्टार्ट होता है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के, जहाँ पर की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और टर्मिनेट कहाँ पर होता है, 0 पर जाके टर्मिनेट होता है, जब की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। और किसके 0 पर जाके टर्मिनेट होता है, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के 0 पर जाके टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रूट लोकस स्टार्ट्स फ्रॉम पोल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एट k इक्वल टू 0 एंड टर्मिनेट, या फिर बोल सकते हैं एंड्स एट जीरोस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एट इन्फिनिटी, जब k की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, जब k की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो ये हमने डिस्कस किया था, टेबल के हेल्प से भी हम लोग कितना इजीली इस चीज़ को हम लोग मेमोराइज़ कर सकते हैं। ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन और जो क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन के जो पोल्स और जो जीरोस है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोग टेबल के हेल्प से मेमोराइज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा ये k है क्या। यहाँ पर ये जो k होता है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कांस्टेंट। हमें पता है जो कांस्टेंट होता है वो दो टाइप का होता है, एक जो कांस्टेंट होता है वो होता है डायनेमिक कांस्टेंट और दूसरा जो कांस्टेंट होता है वो होता है स्टैटिक कांस्टेंट। डायनेमिक कांस्टेंट हमारे केस में जो k जो कांस्टेंट होगा वो होगा डायनेमिक कांस्टेंट। तो डायनेमिक कांस्टेंट क्या होता है, डायनेमिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। मतलब डायनेमिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी कर रही होती है, और जो स्टैटिक कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया है कांस्टेंट k, ये k इक्वल टू 2, तो यहाँ पर ये जो 2 होगा वो हमेशा के लिए फिक्स्ड होगा, ये कभी चेंज ही नहीं करने वाला। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक कांस्टेंट, क्योंकि जो वैल्यू है k की वो कभी चेंज ही नहीं करेंगी, हमेशा के लिए 2 ही रहेगी। तो जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक कांस्टेंट। सिमिलरली डायनेमिक कांस्टेंट का मतलब कि अगर ये 2 की वैल्यू अगर वेरी कर रही होती तो उस केस में जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक कांस्टेंट। तो हमारे केस में जो k की जो वैल्यू वो वेरी कर रही है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो जो k है वो 0 के कंपैरिजन में लेस देन इक्वल टू है और इन्फिनिटी के कंपैरिजन में ग्रेटर देन इक्वल टू है। आई मीन ये जो k है वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है और ये इन्फिनिटी के कंपैरिजन में कम है। बोलने में मिस्टेक हो गई, ये जो k है वो 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ग्रेटर है, और ये इन्फिनिटी के कंपैरिजन में लेस देन इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो k की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, हैंस हमारे केस में जो k होगा वो होगा डायनेमिक कांस्टेंट। तो हमने डिस्कस किया कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का कांस्टेंट होता है, डायनेमिक कांस्टेंट और स्टैटिक कांस्टेंट। और डायनेमिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसमें जो वैल्यू होती है वो वेरी कर रही होती है, और स्टैटिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन k इंटू एस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 एस प्लस 2। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, 0, और जो डिनोमिनेटर है वो आपको क्या इंडिकेट करेगा, पोल। तो जो 0 है वो है एस प्लस 1 और जो पोल है वो है एस प्लस 3 और एस प्लस 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हम कितने 0 और कितने पोल है, अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ पोल है वो 2 ही है। यहाँ पर हमें एक पोल दिखाई दे रहा है जिसको हमने कंसीडर किया P1, यहाँ पर एक पोल हमें दिखाई दे रहा है जिसको हमने कंसीडर किया P2। और अगर हम लोग नंबर ऑफ 0 कंसीडर करें तो जो नंबर ऑफ 0 है वो एक ही है, तो जो 0 होगा वो एक ही होगा जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया Z1। तो अभी हम लोग देखेंगे अगर नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या होगा। तो हमने डिस्कस किया एक जो पोल है वो है P1 और दूसरा जो पोल है वो है P2, और 0 एक ही है जिसको हमने कंसीडर किया Z1। तो ऐसे केस में जो रूट लोकस होगा वो ये P1 पोल से स्टार्ट होगा और Z1 0 पर जाके टर्मिनेट होगा, और एक जो रूट लोकस होगा P2 पोल से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा। इसका मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो या तो 0 पर जाके टर्मिनेट होगा या फिर इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा, कभी जब नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो। और यहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे अगर रूट लोकस इन्फिनिटी पर जाता है तो इन्फिनिटी पे किधर जाएगा, इन्फिनिटी पर जाने के n नंबर ऑफ तरीके, इन्फिनिटी पर जाने के इनफाइनाइट वेज है। तो इन्फिनिटी पर जाता है रूट लोकस तो उस केस में वो एक सर्टन डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होता है, और वो जो डायरेक्शन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। खैर ये तो आगे की बात है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक जो रूट लोकस होगा वो 0 पर जाके एंड होगा, दूसरा जो रूट लोकस होगा वो इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा, कब, जब नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ 0 के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, ये है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि k इंटू एस प्लस 1 एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ पोल ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ 0 ज़्यादा है, तो जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो ज़्यादा है, तो जो 0 है वो है एस प्लस 1 एस प्लस 3 और जो पोल है वो है एस प्लस 2। तो जो नंबर ऑफ 0 है वो नंबर ऑफ पोल के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम लोग देखें हमारे पास P1 पोल है और जो 0 है वो है Z1 और Z2।
तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया P1 पोल और यहाँ पर हमने कंसीडर किया Z1 0, यहाँ पर हमने कंसीडर किया Z2 0। तो ऐसे केस में एक जो रूट लोकस होगा वो P1 पोल से स्टार्ट होगा और Z1 पर जाके टर्मिनेट होगा, और दूसरा जो रूट लोकस होगा वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और Z2 पर जाके टर्मिनेट होगा। तो अगर नंबर ऑफ ज़ीरो नंबर ऑफ पोल के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो स्टार्ट होगा इन्फिनिटी से और टर्मिनेट होगा ज़ीरो पर जाके, अगर नंबर ऑफ ज़ीरो नंबर ऑफ पोल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ ज़ीरो और नंबर ऑफ पोल दोनों अगर सेम होते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली कॉमन सा सेंस है, जो रूट लोकस होगा दोनों केसेस में पोल से स्टार्ट होगा और ज़ीरो पर जाके टर्मिनेट होगा। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमने कंसीडर किया है जो कि k इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू डिनोमिनेटर में s प्लस टू एस प्लस थ्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमारे पास जीरो कितने, जो जीरो है वो है 2, Z1 Z2 और जो पोल है वो भी है 2 जिसको हमने कंसीडर किया P1 P2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें P1 पोल, यहाँ पर ये P2 पोल, यहाँ पर ये Z1 0, यहाँ पर ये Z2 0। तो जो रूट लोकस होगा P1 से स्टार्ट होगा और ये Z1 पर जाके टर्मिनेट होगा, और ये वाले केस में भी जो रूट लोकस होगा P2 से स्टार्ट होगा और Z2 पर जाके टर्मिनेट होगा। मतलब यहाँ से जो रूट लोकस होगा ये वाले पोल से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके टर्मिनेट होगा ज़ीरो पर, और यहाँ पर एक जो रूट लोकस होगा वो S+3 पोल से स्टार्ट होगा और S+2 0 पर जाके हो जाएगा टर्मिनेट। तो जो रूट लोकस होगा वो स्टार्ट होगा पोल से और टर्मिनेट होगा ज़ीरो पर जब नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ ज़ीरो दोनों बराबर में होते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अब तक के हमने क्या डिस्कस किया, अगर नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ ज़ीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो इन्फिनिटी पर भी टर्मिनेट हो सकता है और ज़ीरो पर भी टर्मिनेट हो सकता है। सिमिलरली नंबर ऑफ ज़ीरो नंबर ऑफ पोल के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो रूट लोकस होगा वो स्टार्ट इन्फिनिटी से होगा, कोई ना कोई ऐसा रूट लोकस होगा जो कि इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और ज़ीरो पर जाके टर्मिनेट होगा। और जब नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ ज़ीरो दोनों बराबर में हो गए तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो पोल से स्टार्ट होगा और ज़ीरो पर जाके टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर रूट लोकस यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो रूट लोकस होगा वो इन्फिनिटी पर जाएगा, तो रूट लोकस अगर इन्फिनिटी पर जाता है तो वो इन्फिनिटी पर कैसा जाएगा, इन्फिनिटी पर जाने के बहुत सारे तरीके, इन्फिनिटी पर जाने के बहुत सारे तरीके। इन्फिनिटी पर हम लोग ऐसा भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी पर हम लोग ऐसा भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी पर रूट लोकस ऐसा भी जा सकता है, इन्फिनिटी पर रूट लोकस ऐसा भी जा सकता है, इन्फिनिटी पर रूट लोकस ऐसा भी जा सकता है। तो इन्फिनिटी पर जाने के इनफाइनाइट तरीके जो कि रूट लोकस फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रूट लोकस अगर इन्फिनिटी पर जाता है तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट लोकस होता है वो एक लाइन को फॉलो कर रहा होता है और वो जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक लाइन। तो जो रूट लोकस होता है, एसिम्प्टोटिक लाइन क्या होती है, एसिम्प्टोटिक लाइन वो लाइन होती है जो कि टेंजेंट होती है इन्फिनिटी के साथ, हम लोग एसिम्प्टोट भी बोल सकते हैं, एसिम्प्टोट। तो जो रूट लोकस है अगर वो इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होता है तो जो ऐसा जो रूट लोकस होता है वो एक लाइन को फॉलो कर रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक लाइन या फिर बोल सकते हैं एसिम्प्टोट। रूट लोकस टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी विल फॉलो एसिम्प्टोटिक लाइन्स और एसिम्प्टोट। रूट लोकस जो कि इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट हो रहा है वो एसिम्प्टोटिक लाइन को फॉलो करता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं वो एसिम्प्टोट को फॉलो करता है। एसिम्प्टोटिक लाइन का मतलब क्या होता है, ये ऐसी लाइन होती है जो कि टेंजेंट होती है इन्फिनिटी के साथ, टेंजेंट होती है किसके साथ, इन्फिनिटी के साथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो रूट लोकस है, मान लेते हैं ये जो रूट लोकस है वो इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो यहाँ पर मतलब ये वाला जो रूट लोकस है वो एसिम्प्टोटिक लाइन को फॉलो कर रहा है जो कि हमें ये वाली कर्सर इंडिकेट कर रहा है। कर्सर की जो टिप है आप उसको केयरफुली नोटिस करो। तो जो रूट लोकस है वो इन्फिनिटी पर जा रहा है, इसका मतलब ये जो रूट लोकस है एसिम्प्टोटिक लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये रूट लोकस अगर इन्फिनिटी पर जा रहा है और वो ये वाली डायरेक्शन कंसीडर कर रहा है, आई मीन रूट लोकस अगर इन्फिनिटी पर जा रहा है और ये वाली डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर इन्फिनिटी पर जा रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन को हम लोग कैसा फाइंड आउट करें। तो ये वाली डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन या फिर बोल सकते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन होती है या फिर बोल सकते हैं जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट होता है वो हमें शो करता है रूट लोकस अगर इन्फिनिटी पर जाएगा तो वो कौन से डायरेक्शन को फॉलो करेगा, कौन से ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाने के इनफाइनाइट वे, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करेगा, एक पर्टिकुलर वे को फॉलो करेगा रूट लोकस इन्फिनिटी पर जाने के लिए। वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है या फिर बोल सकते हो जो पर्टिकुलर वे है, पर्टिकुलर जो पाथ है जिसको फॉलो करेगा रूट लोकस इन्फिनिटी पर जाने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइंस, तो जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये डिस्कस किया कि अगर रूट लोकस अगर इन्फिनिटी पर जाता है तो उस केस में वो एक लाइन को फॉलो कर रहा होता है और वो जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक लाइन। अभी हम लोग बात करेंगे ब्रांच ऑफ रूट लोकस के बारे में, रूट लोकस की जो ब्रांच होती है वो क्या होती है।
तो हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ पोल है वो नंबर ऑफ जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया 3 पोल, यहाँ पर एक P1 पोल, यहाँ पर एक P2 पोल और यहाँ पर हमने कंसीडर किया P3 पोल। और जो जीरो है वो कम है, तो हमने कंसीडर किया जो जीरो है वो है Z1 और Z2 जीरो है। तो एक जो रूट लोकस होगा P1 पोल से स्टार्ट होगा और Z1 जीरो पर जाके टर्मिनेट होगा। एक जो रूट लोकस होगा P2 पोल से स्टार्ट होगा और Z2 जीरो पर जाके टर्मिनेट होगा। एक जो रूट लोकस होगा P3 पोल से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा। हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ जीरो के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें कितने ब्रांचेस मिलेगी? यहाँ पर हमें मिली एक ब्रांच रूट लोकस की, यहाँ पर हमें रूट लोकस की दूसरी ब्रांच मिली, यहाँ पर हमें मिली रूट लोकस की तीसरी ब्रांच। तो जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें यहाँ पर जो मिल रही है वो 3 मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें तो जो नंबर ऑफ पोल्स है वो भी है 3। तो अगर नंबर ऑफ पोल्स अगर 3 होते हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी वो भी होगी 3। सिमिलरली नंबर ऑफ पोल्स अगर 4 होते हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ रूट लोकस की जो ब्रांचेस होगी वो भी होगी 4। नंबर ऑफ पोल्स अगर 5 होते हैं तो उस केस में जो रूट लोकस की जो ब्रांच होगी वो भी होगी 5। कभी अगर नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं तो अगर नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में जो नंबर ऑफ ब्रांच होगी वो बराबर में होगी नंबर ऑफ पोल्स के। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोटिक लाइंस के बारे में। एसिम्प्टोटिक लाइंस क्या होती है? जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, अगर रूट लोकस इन्फिनिटी को फॉलो कर रहा होता है तो उस केस में अगर रूट लोकस इन्फिनिटी पर जा रहा होता है तो उस केस में वो एक लाइन को फॉलो करता है और वो जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक लाइन। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन में 5 पोल है और 3 जीरो है। तो हमें मिलेगा P1 पोल, यहाँ पर हमें मिलेगा P2 पोल, यहाँ पर हमें मिलेगा P3 पोल, यहाँ पर हमें मिलेगा P4 पोल और यहाँ पर हमें मिलेगा P5 पोल। और हमें जीरो कितने मिलेंगे? 3, क्योंकि हम लोग कंसीडर करते हुए चल रहे हैं 3 जीरो है और 5 पोल है। तो जीरो हमें मिलेगा Z1, यहाँ पर हमें मिलेगा Z2 जीरो, यहाँ पर हमें मिलेगा Z3 जीरो। तो अगर हम लोग देखें एक जो रूट लोकस होगा P1 पोल से स्टार्ट होगा और Z1 जीरो पर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरा जो रूट लोकस होगा P2 पोल से स्टार्ट होगा, Z2 जीरो पर जाके टर्मिनेट होगा। तीसरा जो रूट लोकस होगा P3 पोल से स्टार्ट होगा, Z3 पर जाके टर्मिनेट होगा। चौथा जो रूट लोकस होगा P4 पोल से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा। पांचवा जो रूट लोकस होगा वो P5 से स्टार्ट होगा, P5 पोल से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो है 3, जिसमें से जो 3 रूट लोकस होगा वो जीरो पर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। बाकी के जो 2 रूट लोकस हो गए वो इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट हो गए। तो जो एसिम्प्टोटिक लाइंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइंस उसे फाइंड आउट करना है तो जितने भी जो पोल्स है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे जीरो के साथ। तो सारे के सारे जो पोल्स है अगर उसको हम लोग जीरो के साथ अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते तो उस केस में हमें मिल जाएंगी नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइंस जो कि इन्फिनिटी पर जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो फार्मूला होगा वो तभी एप्लीकेबल है जब नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा है। नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन हमारे केस में होने वाली है 2, क्योंकि अगर हम लोग देखें 5 पोल है, 5 में से अगर हम लोग 3 जीरो का सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में हमें आउटकम निकल के आएगा 2, और वो जो 2 होगा वो होगा एसिम्प्टोटिक लाइन्स जो कि इन्फिनिटी को फॉलो करेगी। और हम लोग ये वाला फार्मूला P - Z तभी यूज़ कर सकते जब नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। अगर नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ जीरोज़ के कंपैरिजन में अगर कम होते तो उस केस में हम लोग कंसिडर करेंगे Z - P। और अगर नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ पोल्स अगर ज़्यादा होता है और जीरोज़ कम होता है तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला रिलेशन नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन इक्वल टू P - Z। तो कुछ इस तरीके से जो एसिम्प्टोटिक लाइन्स होती है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? अगर एक से ज़्यादा अगर एसिम्प्टोटिक लाइन्स होती है तो जो एसिम्प्टोटिक लाइन्स होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मीट करती है, या फिर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करती है, और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक नेटवर्क में, हमने पढ़ा था किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। किरचॉफ्स करंट लॉ में हमने डिस्कस किया था जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन रूल। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, जहाँ पर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज आके मिलती है। सिमिलरली जो सेंट्रॉइड होता है वो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा एसिम्प्टोटिक लाइन्स आके मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि है सेंट्रॉइड, जहाँ पर एक से ज़्यादा एसिम्प्टोटिक लाइन आके मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक एसिम्प्टोटिक लाइन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एरो हमें जो इंडिकेट कर रही है, एक जो एसिम्प्टोटिक लाइन है वो यहाँ पर आके मीट कर रही है, दूसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन भी यहाँ पर आके मीट कर रही है, तीसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन भी यहाँ पर आके मीट कर रही है, चौथी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन भी यहाँ पर आके मीट कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है? अगर आपको एक्सटर्नल में अगर पूछ लिया जाए या फिर आपको एग्जामिनेशन में आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड, तो आप ऐसा बोल सकते हो सेंट्रॉइड इज़ द पर्टिकुलर पॉइंट
और ऐसा भी बोल सकते हो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर टू और मोर एसिम्प्टोटिक लाइंस मीट। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा एसिम्प्टोटिक लाइंस आके मीट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं इंटरसेक्शन होता है, और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो जो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस टोटल नंबर ऑफ पोल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरोस। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसके हेल्प से जो सेंट्रॉइड का जो मतलब होगा हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो कि है के इंटू एस प्लस वन एस प्लस टू डिवाइडेड बाय एस प्लस थ्री एस प्लस फोर एस प्लस वन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोल्स हो गए वो हो गए एस इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फोर पर हमें पोल मिलेगा, माइनस वन पर हमें मिलेगा पोल। सिमिलरली जो जीरोज़ हमें जो मिलेंगे वो माइनस वन पे मिलेंगे और माइनस टू पर हमें मिलेंगे जीरोज़। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ जीरोज़ कंसीडर करें तो जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो है दो और जो नंबर ऑफ पोल्स है वो है तीन। तो अगर हम लोग देखें एक पोल यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर P2 पोल, यहाँ पर P3 पोल, यहाँ पर Z1 0, यहाँ पर Z2 0। तो जो नंबर ऑफ पोल्स है वो है तीन और जो नंबर ऑफ जीरोज़ है वो है टू। तो जो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ जीरो। तो समेशन ऑफ पोल हम लोग कैसा कंसीडर करें, समेशन ऑफ पोल हमें कंसीडर करना है, यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है समेशन ऑफ पोल माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन, ये हमें तीनों को ऐड कर देना है तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ पोल। तो जो समेशन ऑफ पोल होगा वो होगा माइनस एट, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑब्वियसली प्लस साइन अपीयर करेंगी क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है और जो जीरोज़ है वो भी माइनस में, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर हमें प्लस साइन मिलेगी और यहाँ पर हमें मिलेगा थ्री। मतलब यहाँ पर माइनस वन और यहाँ पर ये माइनस टू, ये हमें मिल जाएगा माइनस थ्री। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाली माइनस साइन, ये वाली माइनस साइन और माइनस थ्री, तो हमें मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिल जाएगा माइनस एट प्लस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री माइनस टू। अगर हम लोग देखें अगर जीरो अगर पॉजिटिव होगा तो उस केस में यहाँ पर माइनस साइन अपीयर करेंगी, मगर अगर जीरो अगर नेगेटिव होता है तो उस केस में बीच में हमेशा प्लस साइन अपीयर करने वाली है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय वन, अल्टीमेटली हमें मिलेगा माइनस फाइव। तो मतलब एस प्लेन में पूरे ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं माइनस फाइव, और माइनस फाइव पर होगा सेंट्रॉइड। इसका मतलब वो एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होगा माइनस फाइव पर जहाँ पर एक से ज़्यादा एसिम्प्टोटिक लाइंस आके मीट करेंगी, एक से ज़्यादा एसिम्प्टोटिक लाइंस का होगा इंटरसेक्शन। और जो सेंट्रॉइड होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रियल एक्सिस पर सेंट्रॉइड हमेशा लाई करता है, ये हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइंस का मतलब क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अगर रूट लोकस अगर इन्फिनिटी पर जाता है तो उस केस में रूट लोकस एक सर्टन डायरेक्शन को फॉलो करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाने के इनफाइनाइट तरीके, इन्फिनिटी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपको पता होगा इन्फिनिटी का मतलब क्या है। इन्फिनिटी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, या फिर बोल सकते हैं एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी को हम लोग कभी इन्फिनिटी तक हम लोग कभी जा ही नहीं सकते, इन्फिनिटी सिर्फ एक हमारा इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर रूट लोकस अगर इन्फिनिटी को अगर फॉलो करता है तो उस केस में अगर रूट लोकस अगर इन्फिनिटी पर जाता है तो उस केस में रूट लोकस एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होगा इन्फिनिटी पर जाने के लिए। तो उस केस में वो जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एग्जाम्पल एज्यूम किया जो रूट लोकस है वो इन्फिनिटी पर जा रहा है और वो ये वाले डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो अगर रूट लोकस इन्फिनिटी पर जाता है और ये वाले डायरेक्शन को अगर फॉलो करता है तो उस केस में ये डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन्स। तो जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई एन इक्वल टू 2n + 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो n होता है वो हमें इंडिकेट करेगा एसिम्प्टोटिक लाइन, नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन। और जो n की जो वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते p माइनस z माइनस 1 तक के जाएंगी। जब हम लोग पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन फॉलो कर रहे होगे, फाइंड आउट कर रहे होगे, मतलब पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे होगे, तो यहाँ पर ये n की जगह आएगा 0 और यहाँ पर भी n की जगह आएगा 0। सिमिलरली जब हम लोग दूसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे होगे तो उस केस में यहाँ पर n की जगह आएगा 1 और यहाँ पर ये जो n है इसके भी जगह पर आएगा 1। सिमिलरली जब हम लोग तीसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे होगे तो यहाँ पर n की जगह आएगा 2 और यहाँ पर ये जो n है उसके जगह पर आएगा 2। तो अगर हमें दो एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करना है तो ये फार्मूला दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स फार्मूला। सिमिलरली अगर तीन एसिम्प्टोटिक लाइन अगर हमें दी गई है तो उस केस में हमें 3 बार
फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमें कैसा पता चलेगा कि 2 एसिम्प्टोटिक लाइन है या फिर 3 एसिम्प्टोटिक लाइन है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज से। नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ पोल्स से अगर हम लोग नंबर ऑफ जीरो को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में हमें मिल जाएंगी नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन, और जितनी एसिम्प्टोटिक लाइन होगी उतनी बार हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा ताकि हम लोग जो एसिम्प्टोटिक लाइन है उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाए। अभी यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, एक्सिस्टेंस ऑफ रूट लोकस। रूट लोकस का एक्सिस्टेंस, जैसे कि हमने इनिशियली क्या डिस्कस किया था, रूट लोकस के जब हम लोग इंट्रोडक्शन कंसीडर करे थे, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में रूट लोकस के हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था दो पोल है, दो पोल के बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं एक पाथ या फिर बोल सकते हैं एक लोकस, और वो जो टेक्निक होती है उसी को ही हम लोग बोलते हैं रूट लोकस। हमने कंसीडर किया था -a, हमने कंसीडर किया था -b और -c, और तीनों के बीच में हमने ड्रॉ किया था एक लाइन या फिर बोल सकते हैं एक पाथ जिसको हम लोग बोल रहे थे रूट लोकस, राइट। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वही हमें बताएगा कि वो जो पाथ होगा जो कि हम लोग पोल के बीच में ड्रॉ करेंगे, दो पोल के बीच में ड्रॉ करेंगे और दो जीरो के बीच में ड्रॉ करेंगे, तो जो पाथ हम लोग जो ड्रॉ करते हैं उसके लिए भी कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे प्रोसीड करेंगे कॉन्सेप्ट को आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वो जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है, नेगेटिव फीडबैक के लिए अलग होती है और पॉजिटिव फीडबैक के लिए अलग होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें कंसीडर करना होगा, अब सबसे पहले हम लोग नेगेटिव फीडबैक के लिए जो कंडीशन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एस प्लेन में हम लोग कंसीडर करते हैं इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस होती है इमेजिनरी एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है रियल एक्सिस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर आपको काम आने वाला है कॉन्सेप्ट, ये जो एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस या फिर बोल सकते हैं जो रियल एक्सिस का जो LHS होता है वो 180 डिग्री के एंगल को फॉलो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको मेमोराइज कर लो। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है जो कि हमें ये कर्सर इंडिकेट कर रहा है, ये वाली जो लाइन होती है वो 90 डिग्री के एंगल को फॉलो करती है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो नीचे वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, मैं आपको सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकता था। यहाँ पर ये वाली जो लाइन सेगमेंट होती है जो कि नीचे की तरफ जा रही होती है वो फॉलो करती है किसको, 270 डिग्री एंगल को। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है जो कि यहाँ पर जा रही होती है वो फॉलो कर रही होती है 360 डिग्री एंगल को। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है वो फॉलो करती है 180 डिग्री के एंगल को। यहाँ पर ये वाली लाइन फॉलो करती है 90 डिग्री के एंगल को। यहाँ पर ये वाली लाइन फॉलो करती है 270 डिग्री के एंगल को। यहाँ पर ये वाली लाइन फॉलो करती है 360 डिग्री के एंगल को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं एसिम्प्टोटिक लाइन का जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है वो हमें मिला 180 डिग्री। इसका मतलब वो जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो ये वाली लाइन के अलॉन्ग होगी और वो इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगी। मान लेते हैं जो एसिम्प्टोटिक लाइन है उसका हमें जो एंगल मिला, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट, वो हमें मिला 270 डिग्री। तो जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से आगे की तरफ प्रोपगेट करेगी और इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगी। एसिम्प्टोटिक लाइन का हमें जो एंगल जो मिल रहा है वो मिल रहा है 270 डिग्री, आई मीन 90 डिग्री। जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है वो हमें मिला 90 डिग्री। तो उस केस में जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो ये वाली लाइन को फॉलो करेगी और इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट हो जाएंगी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों के लिए जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस, मतलब हम लोग रूट लोकस कहाँ पर ड्रॉ करते हैं, हम लोग बेसिकली रूट लोकस अब तक के ड्रॉ कर रहे आ रहे थे रियल एक्सिस पर। तो हम लोग रूट लोकस रियल एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि रूट लोकस के, या फिर हम लोग बोल सकते हम लोग कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस। रियल एक्सिस पर हम लोग कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस, और नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों को मिला के अगर हमें जो नंबर मिल रहा है, आउटकम अगर हमें ऑड नंबर मिल रहा है, तो उस केस में जो रूट लोकस होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ये रियल एक्सिस पर, ये रियल एक्सिस के राइट हैंड साइड पर हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी कंसीडर करेंगे जिसके हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रियल एक्सिस के राइट हैंड साइड पर हम लोग देखेंगे और हम लोग कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों को मिला के अगर हमें ऑड नंबर मिल रहा है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो एग्जिस्ट करेगा, रूट लोकस हम लोग ड्रॉ करेंगे। रियल एक्सिस के राइट हैंड साइड पर देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों को मिला के अगर हमें इवन नंबर मिल रहा है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा उसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो नेगेटिव फीडबैक के लिए कंडीशन होती है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। एरिया और एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पर देखेंगे, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस के राइट हैंड साइड पर देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों को मिला के अगर हमें ऑड नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब जो रूट लोकस होगा वो एग्जिस्ट करेगा, वरना रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करने वाला। सिमिलरली पॉजिटिव फीडबैक के कंडीशन में अलग केस होता है।
पॉजिटिव फीडबैक के कंडीशन में क्या होता है, हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ जीरोस दोनों को मिला के अगर हमें इवन नंबर मिल रहा है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वह एग्जिस्ट करेगा। अगर हमें ऑड नंबर मिल रहा है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। मगर नेगेटिव फीडबैक के केस में अगर ऑड नंबर अगर मिल रहा है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो एग्जिस्ट करेगा। मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है इमेजिनरी एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है रियल एक्सिस। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पोल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉइंट ए, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है पॉइंट बी। क्या पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों के बीच में रूट लोकस लाई करेगा? यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक का केस। तो हमें देखना होगा नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें ऑड नंबर मिल रहा है या फिर इवन नंबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें राइट हैंड साइड पर एक ही पोल एग्जिस्ट कर रहा है और जो जीरो है वो एक भी नहीं है, तो हमें जो आउटकम जो मिलेगा वो मिलेगा ऑड नंबर। तो यहाँ पर मतलब ए और बी के बीच में रूट लोकस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रूट लोकस ड्रॉ करेंगे। तो हमने किया कि हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के रेस्पेक्ट में हमने राइट हैंड साइड पर देखा और हमने काउंट किया नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें ऑड नंबर मिल रहा है या फिर इवन नंबर। अगर हमें ऑड नंबर मिलता है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में लाई करेगा। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल एज्यूम किया। यहाँ पर हमने कंसीडर किया जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है इमेजिनरी एक्सिस, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है रियल एक्सिस। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक पोल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक पोल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है जीरो। यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो पॉइंट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया दो पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या रूट लोकस लाई करेगा? तो आपको देखना होगा ये दोनों पॉइंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको राइट हैंड साइड पर देखना होगा नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के आपको मिलना चाहिए ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें एक जीरो मिल रहा है और यहाँ पर हमें मिल रहा है दो पोल, तो 2 + 1 हमें मिल जाएगा 3, और जो 3 होता है वो होता है ऑड नंबर। इसका मतलब ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो रूट लोकस होगा वो लाया करेगा, और कुछ इस तरीके से हम लोग रूट लोकस को ड्रॉ करेंगे। तो जो दोनों जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये दोनों पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो रूट लोकस होगा वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है इमेजिनरी एक्सिस, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है रियल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो रूट लोकस है, यहाँ पर ये एक पोल है और यहाँ पर एक पोल है। यहाँ पर हमने एक पोल कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने जीरो कंसीडर किया है, यहाँ पर एक पोल और यहाँ पर एक पोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक पोल हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर ये वाला पोल अगर हम लोग कंसीडर करें तो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड में देखें तो हमें एक पोल दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ऑड नंबर। तो यहाँ पर रूट लोकस लाई करेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रूट लोकस लाई करेगा जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली अगर हम लोग ये जीरो के रेस्पेक्ट में, ये जो जीरो इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा इवन नंबर। इवन नंबर मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर जो रूट लोकस होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो पोल है इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ऑड नंबर। इसका मतलब यहाँ पर जो रूट लोकस होगा वो एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला पोल कंसीडर करें तो ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा इवन नंबर। क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर एक पोल है और यहाँ पर भी एक पोल है, तो टोटल हमें जो नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 4, और जो 4 होता है वो होता है इवन नंबर। तो यहाँ पर हम लोग रूट लोकस ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर हम लोग रूट लोकस ड्रॉ नहीं कर सकते। मगर अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो उस केस में यहाँ पर हम लोग रूट लोकस बना सकते थे, जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करें तो हमें जो रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस में हम लोग कहीं पे भी पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि RHS में नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें ऑड नंबर मिल रहा है या फिर इवन नंबर मिल रहा है। ऑड नंबर मिल रहा है इसका मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट पर बनेगा रूट लोकस। इवन नंबर मिल रहा है इसका मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट पर रूट लोकस नहीं बनेगा। मगर अगर पॉजिटिव फीडबैक का केस होता है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर रूट लोकस बनेगा अगर इवन नंबर होता है तो, और अगर ऑड नंबर होता है तो उस केस में रूट लोकस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करें इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है एक पोल, यहाँ पर एक पोल मिल रहा है, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक पोल और यहाँ पर हमें एक पोल मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पोल और टोटल नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा ऑड नंबर। हैंस जो 5 है वो है ऑड नंबर। तो यहाँ पर जो रूट लोकस होगा वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा।
तो यही था कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस। रूट लोकस कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और हमने ये डिस्कस किया कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के लिए जो कंडीशन होती है वो अलग अलग होती है। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन के बारे में। ये भी जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होती है? कोई भी जो रूट लोकस है उस पर पॉइंट लाई करेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई भी पॉइंट रूट लोकस पर लाई करेगा अगर वो पॉइंट एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो अगर वो पॉइंट अगर रूट लोकस पर लाई कर रहा है और वो पॉइंट अगर एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए, और सिस्टम की जो स्टेबिलिटी उसकी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। मगर अगर वो पॉइंट अगर रूट लोकस पर अगर लाई कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट रूट लोकस पर लाई कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट रूट लोकस पर लाई कर रहा है, मगर वो एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो CLTF के लिए डिफाइन नहीं होगा। हैंस जो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी उसको हम लोग उसकी एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल कंडीशन और जो मैग्नीट्यूड कंडीशन है वो क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जैसे कि हमें पता है जो स्टेबिलिटी होती है वो सिर्फ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए डिफाइन होती है, वो LTF के लिए स्टेबिलिटी को हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आप अवेयर होगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब क्या आपको पता होगा। यहाँ पर हम लोग कंसिडर करें नेगेटिव फीडबैक, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने कंसिडर किया 1 + g(s) × h(s) = 0। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगा वो हमें देगा पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं g(s) × h(s) = -1 + j × 0। ये जो +1 है इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा -1 + j × 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैग्नीट्यूड कंडीशन हमें मिल जाएंगी mod ऑफ g(s) × h(s) ये बराबर में होगा 1 के, और जो एंगल कंडीशन होगी वो होगी g(s) × h(s) ± 180 डिग्री। 180 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड कंडीशन है वो है 1 और जो एंगल कंडीशन है वो है ± 180 डिग्री। तो यही होती है मैग्नीट्यूड कंडीशन और एंगल कंडीशन। और कोई भी पॉइंट अगर रूट लोकस पर अगर लाई कर रहा है तो ये मैग्नीट्यूड कंडीशन और एंगल कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो होगा 1 - g(s) × h(s) = 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मैग्नीट्यूड कंडीशन होगी वो होगी g(s) × h(s) = 1 और जो एंगल कंडीशन होगी वो होगी 0 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों में डिफरेंस ये होता है कि दोनों में सिर्फ एंगल कंडीशन का ही डिफरेंस होता है। नेगेटिव फीडबैक में जो एंगल कंडीशन होती है वो होती है ± 180 डिग्री, और पॉजिटिव फीडबैक में जो एंगल कंडीशन होती है वो होती है 0 डिग्री। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजिटिव फीडबैक में जो रूट लोकस हम लोग जो कंसिडर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, या फिर बोल सकते हैं इन्वर्स रूट लोकस, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये थी बेसिक एंगल कंडीशन, ये बेसिक कंसेप्ट था एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन के बारे में। इसके आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कंसिडर करेंगे, आई मीन नॉट ए न्यूमेरिकल्स, बेसिकली जो रूट लोकस होता है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिज़ाइन करते हैं हम लोग। तो जब रूट लोकस को हम लोग जब प्लॉट करेंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन का क्या फंडा है। तो अब तक के हमने रूट लोकस से क्या क्या डिस्कस किया, रूट लोकस से अपने अब तक के ये क्या क्या डिस्कस किया कि रूट लोकस एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमें बताती है सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी। रूट लोकस में हम लोग बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबिलिटी दोनों हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए, ओवर डैम्प सिस्टम के लिए, अंडर डैम्प सिस्टम के लिए और अनडैम्प सिस्टम के लिए। हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, अगर सिस्टम अगर मार्जिनल स्टेबल होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो ऑसिलेट कर रहा होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ऑसिलेटरी सिस्टम। तो ऑसिलेटरी सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूट लोकस। और जब सिस्टम का अंडर डैम्प नेचर होगा, ओवर डैम्प नेचर होगा, क्रिटिकली डैम्प नेचर होगा, अनडैम्प नेचर होगा, सिस्टम जब अनस्टेबल होगा, सिस्टम जब मार्जिनल स्टेबल होगा, सभी कंडीशन के लिए जो के की जो वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है रूट लोकस का, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी, और जो के की जो वैल्यू है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन फाइंड दिस सिस्टम स्टेबिलिटी एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, मतलब अलग अलग के की वैल्यू के लिए सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी, जिसको हम लोग शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूट लोकस। और हमने डिस्कस किया कि जो रूट लोकस होता है वो स्टार्ट होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल से, जब भी के की वैल्यू 0 होती है, और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के आई मीन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के 0 पर जाके टर्मिनेट हो जाता है जब के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली हम लोग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग रूट लोकस ड्रॉ करेंगे और हम लोग एसिम्प्टोटिक लाइन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक अवे पॉइंट क्या होता है और ब्रेक इन पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू के इंटू एस प्लस टू एस प्लस वाई, और यहाँ पर ये जो जीरो है उसको हमने कंसीडर किया एस प्लस वन एस प्लस टू, जो जीरो है एस प्लस वन एस प्लस टू, और एट द लास्ट एस प्लस थ्री हमने कंसीडर किया। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर ये एस प्लस थ्री हमने कंसीडर किया। तो यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है इमेजिनरी एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है रियल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल नंबर ऑफ जीरो है वो है 2, आप काउंट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ जीरो है 2, और जो टोटल नंबर ऑफ पोल है उसको हमने कंसीडर किया 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोल होगा वो होगा -4, आई मीन जो जीरो होगा वो होगा -4 पर हमें ज़ीरो मिलेगा और -5 पर हमें ज़ीरो मिलेगा। सिमिलरली जो पोल होगा वो हमें मिलेगा -1 पर और -2 पर, और हमें -3 पर भी पोल मिलेगा। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस कंसीडर किया, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, तो हमें -1 पर एक पोल मिल रहा है, -2 पर एक पोल मिल रहा है, और सिमिलरली -3 पर हमें पोल मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें -1 पर हमें पोल मिल रहा है, -2 पर हमें पोल मिल रहा है, -3 पर हमें पोल मिल रहा है, -4 पर 0 और -5 पर 0 है, तो -4 पर 0 और -5 पर 0 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो रूट लोकस है इसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो एक भी पोल नहीं और एक भी जीरो नहीं है, हैंस हमें जीरो मिलेगा, और जो जीरो होता है वो होता है इवन नंबर। तो यहाँ पर हम लोग रूट लोकस ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो कर्सर हमें जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर हम लोग इतने रीजन में रूट लोकस ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में देखें तो RHS में हमें एक पोल दिखाई दे रहा है, जीरो एक भी नहीं है, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा ऑड नंबर। तो यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं एक रूट लोकस। सिमिलरली यहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर अगर हम लोग ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पर देखें तो नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरो दोनों को मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ऑड नंबर, क्योंकि 3 पोल लाया कर रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा रूट लोकस। सिमिलरली यहाँ पर भी रूट लोकस बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें रूट लोकस मिला, यहाँ पर हमें रूट लोकस मिला, और यहाँ पर हमें मिला रूट लोकस। यहाँ पर ये जो रूट लोकस जो बन रहा है वो इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। इतनी बड़ी बीमारी नहीं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है।